यस यस। तो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने जो टेस्ट पेपर लिया था वो बेसिकली इस बार मेंस में जो सवाल आए थे वही मैंने उठा के दे दिए थे। मेमोरी बेस्ड हैं, हो सकता है कहीं पर कुछ एरर हो या कहीं मिस प्रिंटिंग हो या कोई डेटा छूट गया हो, लेकिन इन इसको जितने भी 11th वाले हैं जिन्होंने दिया होगा, क्या स्टैंडर्ड लगा तुम लोगों को इन सवालों का? सुभाष, तुमने अच्छा नहीं किया सर वो फिर भी अच्छा नहीं किया। मतलब इस पूरे पेपर की जो खासियत है वो बहुत ही नोटिसेबल है। तुम लोग अगर ध्यान से अगर तुम लोगों ने पेपर किया होगा या बाद में सारे सवाल पढ़ लिए होंगे तो तुम लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि कहीं टेंजेंट के बारे में बात नहीं करी गई, कहीं नॉर्मल के बारे में नहीं बात करी गई, कहीं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के बारे में नहीं करी गई। बस एक सवाल में कॉर्ड का मिड पॉइंट या दो सवाल में कॉर्ड का मिड पॉइंट मालूम है और कॉर्ड की क्वेश्चन इस्तेमाल करी गई, बाकी बिल्कुल एलिमेंट्री है। मतलब मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा जिस तरीके से उन्होंने सिलेबस रिड्यूस किया है, तो दे स्टिक टू देयर सिलेबस। उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया। मतलब आई वाज थ्रिल्ड कि यार इतना बेहतरीन तरीके से उन्होंने सवाल लिखे हैं। कठिन नहीं है, पूरा डुएबल है, सारे सवाल किए जा सकते थे अगर ध्यान से करते। तो देखो मैं तुम लोगों को एक एक करके दिखाता हूँ। मैं इसीलिए क्लासेस भी ले रहा हूँ कि भाई तुम लोगों को ये जो मैंने पढ़ाया उसमें से सब कुछ नहीं पूछा गया। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें हटा दी गई हैं, तो वो उन्होंने मेन में टच ही नहीं करी है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। देखो हम लोग एक तरफ से सारे सवाल डिस्कस करते हैं, तो ये जितने भी लोग ये मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा वीडियो, और उसका डालने का पर्पज यही है कि जितने भी बच्चे जो अप्रैल वाला सेशन देने वाले हैं उन सबको ये बात बिल्कुल क्लियर हो कि यार मुझे अगर मेन को ही फोकस करना है तो उनको हर हालत में इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि इक्वेशन उनको सब मालूम होना चाहिए, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन भी मालूम होना चाहिए, टेंजेंट की मालूम होना चाहिए, नॉर्मल की भी मालूम होना चाहिए। लेकिन जो सवाल आ रहे हैं उनमें ये सारी चीजें पूछी ही नहीं जा रही क्योंकि सिलेबस से हटा दिया गया। तो इसीलिए हम लोग सारे पूरे पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। देखते चलो, मैं एक एक सवाल यहाँ से कॉपी करता चल रहा हूँ और डिस्कस करता चल रहा हूँ। इसने बड़ा अच्छा किया है, क्या नाम है इसका, दिव्यांश, एक क्लास में हो तुम? हाँ सर, हूँ सर। तुमने अपने आप किया है पूरा पेपर? हाँ सर, पूरा पूरा। कोई चीटिंग नहीं ना? सर नहीं सर। हाँ, मतलब चीटिंग करके कुछ एडवांटेज नहीं मिलने वाला है, तो चीटिंग करना अच्छी बात नहीं है वैसे भी। एटलीस्ट सेल्फ एनालिसिस। मतलब सर हाँ मतलब जैसे जो हाँ, बोलो, फिर से बोलो, क्वेश्चन आए थे मतलब मुझे समझ नहीं आया, फिर से बोलो। सर मतलब जो मैंने पीवाईक्यू सॉल्व किए थे सर, इसमें भी तो बहुत आसान पेपर आया था। हाँ, बहुत ही आसान है। एक्चुअली एक और बात देखो, जो लोग घर पे देते हैं, कोई भी क्वेश्चन का 10 लाइन से ज्यादा तक था ही नहीं। हाँ मतलब अभी मैं तुम्हें सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, मैं पूरा जितना समय है उतना सब सॉल्व कर दूंगा और तुम लोगों को लगेगा यार ये तो बहुत ही सरल सा है, बस तुम अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाए। तो जितने भी लोग मतलब कुछ 12th पास वाले भी होंगे जो क्लास में होंगे, तो वो ध्यान रखना कि मेन का हिसाब से उन्होंने सिलेबस को स्ट्रिक्टली फॉलो किया है, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जहां डी वाई ओवर डी एक्स इंट्रोड्यूस कर दिया तो टेंजेंट भी आ गया, फिर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन भी आ गया, सारी चीजें आ जाती हैं। तो उन्होंने कोशिश करी है कि वो सारी चीजें ना लाएं। मैं डिस्कस करता हूं, और सारे लोग जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन्होंने पेपर की फ्रेमिंग अप टू द सिलेबस कोऑर्डिनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं पक्का कह सकता हूँ कि उसी के हिसाब से उन्होंने करी है। तो हम लोग एक एक सवाल उठाते हैं और डिस्कस करते चलते हैं, और तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्या क्या पूछ रहे हैं ये, और हम तुमको कर ही देना चाहिए था। सुभाष ने अच्छा नहीं किया है लेकिन कोई बात नहीं, आगे ध्यान रखेगा। Let the parabola this and consider its vertex O and a variable point P on the parabola, and consider another point Q which divides OP in the ratio 2:3 internally. पहले इतना ही काम करते हैं। मेरे पास एक पैराबोला दे रखा है, और ये है मेरे पास ये जो भी पैराबोला है वो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4। पैराबोला कॉनकेव अपवर्ड है। ठीक है, इसके ऊपर एक कोई पॉइंट लिया गया, उसका नाम पी रख लिया गया, पी रख लिया गया। एक ओरिजिन है, उसका नाम ओ है, वो रख लिया। अब ये जो भी पॉइंट है इसको मैं x1 y1 भी ले सकता हूँ, या फिर मैं इसको अगर अपने हिसाब से ले लूं तो अगर मैं x की जगह 2t रख दूं
तो y की वैल्यू टी स्क्वायर आ जाएगी। देखो सेटिस्फाई कर जाएगा, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, देखो सेटिस्फाई कर गया ना। तो बेसिकली मैंने पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट ले गया और x की वैल्यू 2t आ गई और y की वैल्यू टी स्क्वायर आ गई। ये जो भी दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट को मैंने कनेक्ट कर दिया तो ये कॉर्ड आ गया। इस कॉर्ड को एक पॉइंट है Q जो कि डिवाइड कर रहा है OP को 2:3 के रेशियो में इंटरनली। 2:3 के रेशियो मतलब यहाँ पर एक पॉइंट मैंने ले लिया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये जो भी पॉइंट है Q वो निकाल लिया हम लोगों ने। तो Q हम लोग सेक्शन फॉर्मूले से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और Q का x कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 2 टाइम्स 2t, तो 4t हो गया, प्लस 3 टाइम्स 0, ये 0,0 वो लिखने की जरूरत ही नहीं, डिवाइडेड बाय 5। और y कोऑर्डिनेट मेरे पास कितना आ गया, 2 टाइम्स t स्क्वायर, तो 2t स्क्वायर आ गया, 3 टाइम्स 0 वो लिखने की जरूरत ही नहीं, डिवाइडेड बाय 5। तो ये Q का लोकस हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और T को अगर एलिमिनेट कर देंगे तो Q का लोकस निकल के आ जाएगा। T की वैल्यू कितनी है, 5x/4, ये T की वैल्यू उठाई और हम लोगों ने इस पे पंच कर दी, तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 2 5x/4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो y इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू 25x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 इंटू 5। ये 5 और ये 5 कैंसिल आउट हुआ, ये 8 आ गया, मेरे पास कितना आ गया, 8y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर। फिर से ये एक पैराबोला आ गया। आगे बढ़ते हैं। Then equation of the chord of locus of Q whose midpoint of is 1, 2। मतलब क्या हुआ, अब ये एक लोकस आ गया Q का, ये Q का लोकस हो गया। इस लोकस के कॉर्ड के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है, तो कॉर्ड की इक्वेशन निकालनी है। ये भी एक पैराबोला है, कॉर्ड के कॉर्ड पैराबोला है, t is equal to s। बिल्कुल, बस एक इक्वेशन यही इस्तेमाल करी गई है, बाकी सब बिल्कुल एलिमेंट्री कैलकुलेशन है पूरे पेपर। मतलब 26 सवाल लिखे हुए, हो सकता है 2-4 सवाल ना लिख पाए हम लोग, क्योंकि मेमोरी बेस्ड है, तो जितने अवेलेबल थे उतने ही दे दिए। ध्यान रखना, अगले टर्न पे तुम लोगों का सीक्वेंसेस का टेस्ट होगा, वो भी उसमें भी ढेर सारे सवाल होंगे, क्योंकि सीक्वेंसेस का हर पेपर में एक सवाल आता ही आता है, तो तुम लोगों को ढेर सारे सवाल मिल जाएंगे। तो अपना मतलब कोई चीटिंग मत करने की कोशिश मत करना, कोई सोल्यूशन मत देखना, जितना कर पाओ उतना करना, मैं पूरा डिस्कस कर दूंगा, तो एक तरीके से रिवीजन भी हो जाएगा तुम लोगों को पुराने सारे टॉपिक्स। तो मेरे पास अब क्या बोल रहा है कि देन इक्वेशन द कॉर्ड ऑफ लोकस ऑफ Q हुज मिड पॉइंट इज 1, 2। अब एक कॉर्ड है, उस कॉर्ड की इक्वेशन मुझे आइडेंटिफाई करनी है, और उसका जो कॉर्ड का मिड पॉइंट है वो दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 1। अब मिड पॉइंट मालूम है मुझे, तो कॉर्ड की इक्वेशन क्या होती है, T बराबर S1। तो इक्वेशन को मैंने एक तरफ करके लिख लिया और उसमें T बराबर S1 लगा दिया, तो T बराबर S1 लगाएंगे तो कितना आ जाए, T क्या होता है, 5x x1, x1 1 है, माइनस 4y प्लस 2, दिस इज इक्वल टू S1, मतलब पॉइंट लगा दो, तो मेरे पास आ जाएगा 5 माइनस 16। ये जो कुछ भी लिखा हुआ है सिंप्लीफाई कर लो, तो आ जाएगा 5x माइनस 4y माइनस 8, बाकी सब कुछ इधर ले आओ, तो प्लस 16 माइनस 5, दिस इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास आ जाएगा 8 में से 5 जाएगा तो 3, तो 5x माइनस 4y प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 0। ऑप्शन मेरे पास एक कौन सा ही हो गया, पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, तो पहला सवाल खत्म हो गया। तो सिर्फ एक T बराबर S1 इस्तेमाल किया गया है पूरे पेपर में, मतलब जितने भी 26 सवाल लिखे हुए हैं सब में एक ही इक्वेशन इस्तेमाल करी गई है। आगे बढ़ते हैं, फिर बात अगला सवाल, इनफैक्ट अगले 2 सवाल मैं उठा लेता हूँ, ये बार बार फिर इधर आना पड़ता है मुझे। क्योंकि कोऑर्डिनेट में इतना सारा डेटा वरना फिर याद करना पड़ता है पेपर के पहले, लगता है कहीं ये ना भूल गए वो ना भूल गए, लेकिन जब उन्होंने इतना सरल ही दे दिया है, मतलब बेसिक चीजों के ऊपर पूछ लिया है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या लिखा हुआ है, tangents are drawn from a point P to the circle this touching at A and B such that angle AOB, देखो एक सर्कल दे रखा है
उस सर्किल का एक सेंटर है, सेंटर पर लोग देख सकते हैं 2,3 आ रहा है, एक रेडियस है और वो कितना हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, 9 4 13 माइनस 12 1 आ जाएगा, रेडियस इज 1। एक कोई पॉइंट दे रखा है, टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट पी, पी पॉइंट दे रखा है और पी पॉइंट से टेंजेंट्स हो किए गए इस तरीके से, और O is origin center of the circle, O is center of the circle, और जो टेंजेंट लाइन है वो A और B पे टच कर रही है, A B और O, ये एंगल भी दे रखा है, एंगल AOB ये 60 डिग्री दे रखा है। अच्छा, अगर ये 60 डिग्री दे रखा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। ये मैंने क्लास में बताया, ये साइक्लिक क्वाड्रेंटल बनता है। साइक्लिक क्यों बनता है, क्योंकि ये वाला एंगल भी 90 है, टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, 90 डिग्री है, ये दोनों का सम 90 90 180, तो इन दोनों का सम भी 180 होने वाला है। तो अगर ये 60 है तो ये 120 होगा। तुमको इसका लोकस निकालना है। तुम लोगों को याद होगा मैंने ये वाला एंगल दे रखा है और ये टेंजेंट ड्रॉ किए हुए हैं, तो इसका लोकस निकालना सिखाया था। और कैसे सिखाया था कि सर्किल को सेंटर के अबाउट रोटेट कर दो। मैंने जो बात सिखाई थी वो इस तरीके की कि एक लोहे का तार ये बांध दिया, एक लोहे का तार ये बांध दिया, और ये एंगल बीच वाला 120 बना लिया। और सर्किल को अगर सेंटर पे घुमाना चालू करे तो सर्किल तो नहीं बदलेगा, लेकिन ये वाला पॉइंट एक सर्किल पर मूव करना चालू हो जाएगा। अरे याद आ रहा है ना सारे लोगों को? तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो नया सर्किल बनने वाला है उसका सेंटर तो यही रहने वाला है, बस रेडियस ये लेंथ होने वाली है। और ये लेंथ मैं निकाल सकता हूँ क्योंकि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ऊपर वाला एंगल 60 डिग्री हो गया क्योंकि आधा हो जाएगा, ये वाला एंगल 90 है तो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, और ये रेडियस 1 है तो ये वाली लेंथ में ज्योमेट्री से या ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से निकाल सकता हूँ। और कैसे निकालूंगा, मुझे ये वाली लेंथ निकालनी है। अगर मैं साइन 60 निकालूं तो वो कितना आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई, इसको अगर एल में बोल दूं तो मेरे पास साइन 60 विल बी 1 डिवाइडेड बाई एल, तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉसेक 60 आ जाएगी। तो हम लोग इस पूरी फिगर को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। जो पूरी फिगर बनने वाली है वो इस तरीके की, मतलब ये सब कुछ क्लास में पढ़ाया हुआ है, वैसे ही पेपर आया है। और मतलब वो तो पढ़ाना ही चाहिए, उसमें कोई ऐसा मैंने कोई महान काम नहीं किया, वो तो मेरा ही काम है। तो अब मुझे ये वाली लेंथ निकालनी है, इसको मैंने एल मान लिया, ये 1 हो गया और ये 60 डिग्री हो गया। और ट्राइंगल में मैंने साइन 60 निकाला, तो साइन 60 विल बी 1 डिवाइडेड बाई एल। एल की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 1 डिवाइडेड बाई साइन 60, √3/2, तो 2 डिवाइडेड बाई √3। अब ये मेरे पास सर्कल का रेडियस आ गया, इस वाले सर्कल का, येलो वाले सर्कल। यही तो मुझे पूछा जा रहा है, लोकस ही तो पूछा जा रहा है, जिसका सेंटर मेरे पास क्या है 2,3। तो इक्वेशन लिख लेंगे, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, तो 2/√3 का होल स्क्वायर। अरे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। मैं सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ, कितना आंसर आ रहा है बता दो तुम लोग। हेलो, अरे आवाज आ रही है मेरी? यस सर। अच्छा, तो क्या मैं सॉल्व करके दिखाऊं? कौन सा ऑप्शन आ रहा है? सर फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है। मैंने सॉल्व नहीं किया, तुम लोग चेक कर लेना, बस इसको सिंप्लीफाई करके मैच कराना है आंसर। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। L1 and L2 are two parallel lines and ABC is an isosceles triangle। ठीक है, L1 और L2 दो पैरेलल लाइंस है, एक लाइन ये बना ली, एक लाइन ये बना ली। ठीक है, पैरेलल लाइन है। और क्या दे रखा है, such that A and B lie on L1 and L2। ये L1 है, ये L2 है। A ऊपर वाली लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, B नीचे वाली लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, और C एक और पॉइंट है, और उस C की क्या खासियत है, वर्टेक्स C is at a distance 6 यूनिट from L1 and 3 यूनिट from L2। मतलब अगर एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस दे रखा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखा होगा, तो निश्चित बात है मैंने मान लिया कि वो पॉइंट मेरे पास ये रहा होगा। मान लेते मेरे पास ये इस तरीके का एक ट्राइंगल बना जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। ये मेरे पास A है, ये मेरे पास B है, ये मेरे पास C है। C से L1 का डिस्टेंस दे रखा है, वो कितना दे रखा है 6, और L2 से डिस्टेंस दे रखा है 3। मतलब L1 और L2 के बीच का जो डिस्टेंस है
वो 9 दे रखा है, मतलब पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस इज 9। और ट्राइंगल जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल। अभी इसमें कोऑर्डिनेट ही नहीं इस्तेमाल करनी है, ये तो बेसिक ज्योमेट्री का सवाल हो गया, जो 10th की ज्योमेट्री है उसका सवाल हो गया। देखो कैसे, ये मेरे पास कितना दे रखा है सर, एक 60, एक मेरे पास, ये मेरे पास एंगल 60 दे रखा है, और ये वाला एंगल मैंने थोड़ी देर के लिए अल्फा मान लिया। मुझे निकालना क्या है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालना है। एरिया ऑफ द ट्राइंगल तो मैं तब निकाल लूंगा अगर मुझे साइड लेंथ मालूम चल जाए। मान लो ये साइड लेंथ ए है, तो ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो एरिया किसके बराबर हो जाएगा, और √3/4 ए स्क्वायर। बस ए की वैल्यू मुझे निकालनी है इस फिगर के थ्रू, तो निकाल लेते हैं। ये वाली लेंथ भी ए के बराबर है, तो मेरे पास ये वाली लेंथ किसके बराबर आ जाएगी, इक्वेशन बनानी है मुझे, तो ए साइन अल्फा आ जाएगी, प्रोजेक्शन हो जाएगा, तो दिस इज ए साइन अल्फा। अब देखो ये 60 है, ये अल्फा है, तो ये टोटल एंगल मेरे पास कितना हो गया, 60 प्लस अल्फा। ये पूरा 60 प्लस अल्फा, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और ये लाइन इसको कट कर रही है, तो ये वाला जो एंगल है वही ये वाला एंगल हो जाए। ये एंगल कितना हो गया, 60 प्लस अल्फा। ये एंगल कितना है, 60। मान लो ये वाला एंगल बीटा है, तो तीनों का सम मेरे पास कितना हो जाएगा, 180। तो मेरे पास 60 प्लस अल्फा प्लस 60 प्लस बीटा, दिस इज इक्वल टू 180। और यहां से बीटा की वैल्यू निकल के आ गई 180 माइनस 9। सर वैसे क्यों करें सर, आप ए से L2 पे एक पैरेलल लाइन जो 6 और 3 9 यूनिट्स। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वैसे भी कर सकते हैं। मतलब देखो मेरे पास, मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ वो भी मैं समझा देता हूँ, तुम वैसे क्यों कर रहे हो वो भी मुझे समझ में आ गई बात। तुमने कहा कि इसको यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दीजिए, इस वाले एंगल के पॉइंट अभी से बात करने लगे ना तुम। हाँ सर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं क्यों ये बीटा इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि ये लेंथ भी ए है और इसका प्रोजेक्शन इसके ऊपर कर देंगे तो ये 6 के बराबर हो जाएगा, तो दो इक्वेशन आ जाएंगे, एक ही बात है, मतलब कुछ अलग नहीं है वो। तो बीटा मेरे पास कितना आ जाएगा, एक्चुअली तुमने उस तरीके से किया होगा तो तुमको वो कन्वीनियंट लग रहा होगा, तो कोई बात नहीं, वो मुझे समझ में आता है कि मैं इधर से परपेंडिकुलर डाल के उसको 9 लेंथ का कर देता और एंगल 60 प्लस अल्फा करके निकाल देता। चलो, बीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 60 माइनस। अब ये मेरे पास बीटा आ गया और ये ए है, और क्या करना है मुझे, ये वाली लेंथ निकालना है, तो ये लेंथ मेरे पास किसके बराबर आ जाएगी, ए कॉस साइन, ए साइन बीटा, और बीटा की वैल्यू कितनी है, 60 माइनस अल्फा। अब ये दो इक्वेशन लिखी हुई हैं, ए मुझे सॉल्व करना है, तो मैं अगले पेज पे लिख लेता हूं। एक लिखा हुआ ए साइन अल्फा इज इक्वल टू 3, और एक मेरे पास लिखा हुआ है ए साइन 60 माइनस अल्फा, दिस इज इक्वल टू 6। दोनों को डिवाइड कर दिया जाए तो साइन 60 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा, दिस इज इक्वल टू 2। अब ये जो भी इक्वेशन लिखी हुई है इसमें मेरे पास साइन अल्फा या कोई भी चीज निकाल ली जाए तो कैसे निकालेंगे, ऊपर फॉर्मूला लगा दिया जाए साइन ए माइनस बी का, तो साइन 60 √3/2 कॉस अल्फा माइनस कॉस 60 साइन अल्फा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा, इसके नीचे भी साइन अल्फा अलग कर दिया और इसके नीचे भी साइन अल्फा अलग कर दिया, एंड दिस इज इक्वल टू 2। ये 2 और ये 2 हटा के यहाँ 4 कर दिया जाए, ये साइन अल्फा कट कर दिया जाए, तो √3 कॉट अल्फा माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 4। कॉट अल्फा की वैल्यू निकल के आ गई 5 डिवाइडेड बाय √3। अब कॉट अल्फा मुझे मालूम चल गया और ए की वैल्यू मुझे निकालनी है, ए इज इक्वल टू कितना है, 3 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। कॉट अल्फा मुझे मालूम है तो साइन अल्फा की वैल्यू मैं यहाँ लगा दूंगा। ये मेरे पास अल्फा है, कॉट अल्फा है तो 5, ये √13, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 और 25 प्लस 13, तो मेरे पास साइन अल्फा की वैल्यू निकल आई। साइन अल्फा कितना आ गया, √13 डिवाइडेड बाय 5 और 3 8, 38 सारी वैल्यूज उसमें लगा देते हैं, तो ए की वैल्यू मेरे पास निकल के आ जाएगी। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3 डिवाइडेड बाय √13 और साथ में √38। और मुझे एरिया निकालना है, एरिया कितना था, √3/4
ए स्क्वायर तो आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 13 और अंडर रूट ऑफ 38। अरे ऐसे ही आ रहा है ना कुछ। लो 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 कोई है, आंसर भी कुछ दे रखे होंगे। एक 21 23 ये तो आया नहीं मेरा, आएगा फिर 4 से ये सर एक ही वैल्यू कुछ अंडर 84 आ रही है। 84 आ रही है। हाँ सर। तो मैंने कुछ गलत कैलकुलेशन किया होगा। देखो रूट साइन 60 √3/2 कॉस अल्फा माइनस कॉस 60 साइन अल्फा कट गया, 2 को इधर गया 4 हो गया, √3 कॉट अल्फा -1 इज इक्वल टू 4 हो गया, कॉट अल्फा इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय √3। ये √3 है यार, यहाँ √13 हो गया। तो ये √3 है, ये √3 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 से 3 28। अब ठीक, हाँ तो ये भी मेरे पास एरिया भी सुधर जाएगा। मेरे पास ए की लेंथ कितनी आ गई? 3 डिवाइडेड बाई साइन अल्फा √3 साथ में √28 ऐसा गया। एरिया मेरे पास कितना आ जाएगा? √3/4 ए स्क्वायर बोले तो 9 डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर और साथ में मेरे पास 28, इससे 7 आया आ जाएगा। ये 3 और ये 3 कट गया, अभी भी कुछ गड़बड़ की है क्या? तो ऐसे ही होगा। 9 7 63 आ गया। ये तो ये 3 आया था, ये √3 कैसे कट गया? अरे सही है, √3 भी तो रहेगा ना। ये मेरे पास √3 से कटा, √3 आ गया। एरिया मेरे पास कितना हो गया? √3/4 ए स्क्वायर कितना आ गया? 3 × 28, 4 7 28, मेरे पास 21 √3 आंसर। 21 √3 आंसर दे रखा होगा, 21 √3 आंसर। अरे मतलब वो मैंने कैलकुलेशन में गलती कर दी, लेकिन कोई बात नहीं, वो बात मैंने सुधार लिया। अरे खत्म हो गया ना था भाई। आगे बढ़ेंगे तो मेरे पास अगला सवाल फोर्थ ये रहने दो, अभी तुम लोग नहीं कर पाओगे। उसका कारण क्या है? इसमें कुछ एरिया के बारे में बात करी गई है, जो कि बेसिकली कोऑर्डिनेट का सवाल नहीं है। ये एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, जो कि 12th में चैप्टर होता है, उसका सवाल है। तो तुम लोगों के लिए गलती से आ गया ये सवाल, कोई गलती नहीं। ये वाले दोनों सवाल उठा लेते हैं। फिर से देखो, इसको और बड़ा कर दूंगा। लेट एच बी ए हाइपरबोला कॉन्फोकल विद इलिप्सिस। ठीक है, कॉन्फोकल का मतलब इस इलिप्स का और उस हाइपरबोला का फोकस सेम है। हैव इसेंट्रिसिटी 5 और वो जो हाइपरबोला है उसकी इसेंट्रिसिटी 5 दे रखी है। तो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम ऑफ हाइपरबोला आइडेंटिफाई करना है। देखो इसमें भी किसके किसके बारे में बात की जा रही है? फोकस के बारे में बात की जा रही है, लेटर सेक्टम के बारे में बात की जा रही है, इसेंट्रिसिटी के बारे में बात की जा रही है। इसके अलावा कोई बात नहीं करी गई। बहुत ही बढ़िया बात है। तो हम लोग करते हैं। जो इलिप्स है वो तो मुझे दिख रहा है स्टैंडर्ड वाला है। स्टैंडर्ड वाला मतलब मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पर। और ए स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 36। और बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 16। ए की वैल्यू कितनी हो गई? 6। बी की वैल्यू कितनी हो गई? 4। और इसका फोकस वो ए ई कॉमा 0 ले लेते हैं
और हाइपरबोला का फोकस यही है, लेकिन उसमें ई अलग हो जाएगा तो ए भी अलग हो जाएगा। तो उसके लिए ये मैंने कैपिटल ए कैपिटल ई कॉमा 0 लिख लिया, दोनों सेम है। मतलब मैं इस एलिप्स की इसेंट्रिसिटी ई स्क्वायर इक्वल टू बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटाओ, 36 में से 16 घटाओ, 36 से डिवाइड कर दो, ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऊपर आ गया 20, नीचे आ गया 36 का स्क्वायर रूट। 20 बोले तो 4 2√5 डिवाइडेड बाय 6। इसेंट्रिसिटी मैंने आइडेंटिफाई कर ली। इसेंट्रिसिटी क्यों आइडेंटिफाई करी, क्योंकि सेम फोकस है। तो ए ये और ई ये, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, 6 इंटू 2√5 डिवाइडेड बाय 6। ये 6 और ये 6 तो कट गए। और ये किसके बराबर है, कैपिटल ए। और ये ई की वैल्यू कितनी दे रखी है, वो तो सब में 5 दे रखी है, दिख रहा है। तो इसकी वैल्यू 5 दे रखी है, तो कैपिटल ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी, और वो कितनी आ जाएगी, 2√5 डिवाइडेड बाय, या इसको लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाय √5। ये मेरे पास ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ, मतलब जो हाइपरबोला की इक्वेशन अब क्या हो गई, एक्स स्क्वायर अपॉन कैपिटल ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन कैपिटल बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू। और मुझे निकालना क्या है, लेटेस्ट सेक्टम निकालना है। और लेटेस्ट सेक्टम किसके बराबर होता है, 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। जब तक बी स्क्वायर नहीं निकलेगा तब तक काम नहीं होगा। लेकिन सेंट्रिसिटी मुझे मालूम है, सेंट्रिसिटी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। और मुझे निकालना क्या है, बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। और बी स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, सिंप्लीफाई कर लेंगे। मेरे पास ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, अभी लिख ही रख देते हैं। तो ई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास हो गया ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। ए स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू ये है, ए स्क्वायर की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाय 5। ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 25 में से गया 24, ये बी स्क्वायर आ गया। लेटेस्ट सेक्टम की लेंथ इसके बराबर हो जाएगी 2b स्क्वायर 4 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 5। और a की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 2 डिवाइडेड बाय √5। 2 और ये 2 कैंसिल आउट, ये 5 से ये 5 कैंसिल आउट, 20√5 मेरे ख्याल से यही आंसर आ गया। यार अब आंसर ना मैच करे तो ये बहुत तकलीफ की बात है, फिर क्या गलती कर दी। भाई ये ना करो यार, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू, ए की वैल्यू यही आ रही है, गलत किया क्या, 5 5 को 20 20 अरे क्या आंसर आ रहा है यार, किए तो 96 बाय √5। 96 बाई √5, क्या गलती की है, हाँ सर। 36 में से 16 गया तो 20, 20 बटा 36, 20 की स्क्वायर रूट कितना होगा, 4 × 5 2√5 बाय 6। सही लिखा है, ये सही है। तो ए ई इसका और इसका ए ई सेम है, ए कितना है 6 है, ये 2√5 बाई 6 है, 6 कट गया। ए की वैल्यू मेरे पास कैपिटल ए की वैल्यू निकल आई 2√5 डिवाइडेड बाय 5। अरे ये सही है। फिर मुझे क्या निकालना है, इसेंट्रिसिटी से बी स्क्वायर निकल आएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 होता है। बी स्क्वायर की वैल्यू मुझे निकालनी है, ए स्क्वायर की वैल्यू 4/5 हो गई, ई स्क्वायर की वैल्यू 25 माइनस 1 24 हो गई। ये सब सही चल रहा है। अभी ये 24 है यहाँ, ये 25 हो, तुम लोग बताते नहीं यार, देख रहे हो ना तुम लोग, हेलो। यस यस सर यस। अरे मतलब मेरा गलती करना अलाउड है, तुम लोगों का नहीं अलाउड है, तुम ध्यान रखो। ये 4 ये 5 ये 24 और ए कितना है मेरे पास 2/√5।
तो ये और ये कैंसिल आउट हुआ, मेरे पास कितना आ गया 4, 4 चौको 16, 96 और डिवाइडेड बाय √5। अरे यही आंसर आ रहा है ना? यस सर। मतलब कुछ करना नहीं, तुम लोग देख पा रहे होगे कि जो भी काम किया जा रहा है वो बिल्कुल एलिमेंट्री चीजों पर किया जा रहा है। ये नहीं करवा रहे हैं कि तुमको भारी भारी सवाल करने लगे, टेंजेंट भी है, नॉर्मल भी, ये सब कराया ही नहीं उन्होंने, तो ये बड़ी अच्छी बात है। अगले सवाल के बारे में बात करते हैं। Six, let O be the vertex of the parabola. ये पैराबोला है, O एक वर्टेक्स है, पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 16x है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 4। The locus of the centroid of the triangle OPA where P lies on the parabola, P lies on the parabola and A lies on the axis of the parabola, और एंगल OPA, OPA बोले तो ये वाला एंगल 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री। ठीक है, ये ओरिजिन हो गया, ये P हो गया और ये A हो गया। मुझे निकालना क्या है, इस ट्रायंगल के सेंट्रोइड का लोकस निकालना है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं मैं h, 0। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा AT स्क्वायर, AT स्क्वायर मतलब 40 स्क्वायर कॉमा 280, 80 ऐसी आ गई। और ट्रायंगल का अगर मैं सेंट्रोइड निकालूं तो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट अगर x कोऑर्डिनेट में लिखूं तो वो कितना आ जाएगा 0 प्लस 40 स्क्वायर प्लस h डिवाइडेड बाय 3, और y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 0 प्लस 80 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 3। इन दोनों इक्वेशन में पैरामीटर t और h है, उनको एलिमिनेट करना है, लेकिन h और t के बीच में भी रिलेशन आ जाएगा क्योंकि ये वाला कॉर्ड और ये वाला लाइन, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो स्लोप निकाल लेते हैं, m1 m2 बराबर -1 कर देते हैं। इसका स्लोप अगर मैं निकालूं तो कितना आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 40 स्क्वायर, और इसका स्लोप अगर निकालूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 40 स्क्वायर माइनस h, और दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर आने वाला है, दोनों का प्रोडक्ट मेरे पास आ जाएगा -1 के बराबर। तो मेरे पास एक और रिलेशन दे रखा है 80 डिवाइडेड बाय 40 स्क्वायर इंटू 80 डिवाइडेड बाय 40 स्क्वायर माइनस h, दिस इज इक्वल टू -1। ऐसा क्या, देखो ये t और ये t स्क्वायर कैंसिल आउट, ये 4 दूनी 8, ये कैंसिल आउट, ऊपर आ गया 16, नीचे से आ गया h माइनस 40 स्क्वायर, यहाँ से h की वैल्यू भी मालूम चल गई, h इज इक्वल टू 40 स्क्वायर प्लस 16 आ गया। अब ये h की वैल्यू यहाँ लगा देते हैं, मेरे पास x या 3x की वैल्यू कितनी आ गई, h की वैल्यू अगर लगा दोगे तो कितना आ जाएगा 80 स्क्वायर प्लस 16, एक इक्वेशन ये आ गई। और दूसरे से मेरे पास सीधे सीधे 80 की वैल्यू मिल रही है, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी दूसरी इक्वेशन से 3y डिवाइडेड बाय 8, ये t की वैल्यू इसमें लगा देते हैं, मेरे पास कितना आ जाएगा 3x, दिस इज इक्वल टू 8 टाइम्स 3y बाई 8 का होल स्क्वायर प्लस 16, ऐसा गया। ये मेरे पास कितना आ गया 3x, और ऊपर से आ जाएगा 9y स्क्वायर, नीचे कितना आ जाएगा 8 बचेगा, इधर 16। और क्या सॉल्व कर लेंगे तो इक्वेशन मैच कर जाएगी। कुछ इक्वेशन मैच करती दिख रही है कि नहीं, आती तो दिख रही है यार। ये आ जाएगा 9y स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 8 को इधर मल्टीप्लाई करो, 8 उसके पास भी जाएगा तो मेरे पास 8 कॉमन निकल आएगा 3x माइनस 16। देखिए ऐसी कोई इक्वेशन दे रखी है 8 टाइम्स, कौन सा ऑप्शन है सेकंड, सेकंड ऑप्शन। तो इसमें भी तुम लोगों को दिख रहा होगा कहीं कोई टेंजेंट नहीं, कहीं कोई नॉर्मल नहीं, भाई स्लोप दो लाइनों का उन्होंने कहा, उसके बीच एंगल 90 डिग्री, तो इतना कर लो, और सेंट्रोइड कर लो, बस पूछ रहा है। अरे डुएबल है, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि जो तुम लोग नहीं कर सकते हो। तो सुभाष तुमको खराब लग रहा होगा कि मुझे कर देना चाहिए था ये, तो है ना? अच्छा ठीक है, चलो आगे। हम लोगों ने 6 कर लिए, आगे बढ़ते हैं 7 8 9 10 के तीनों में उठा लेता हूँ यहाँ से।
क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या लिखा हुआ है। इफ लाइन अल्फा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 डू नॉट इंटरसेक्ट। अरे तुम लोगों को याद होगा मैंने क्वाड्रेटिक में ही ये सब पढ़ाना चालू कर दिया था कि डू नॉट इंटरसेक्ट मतलब वाई की वैल्यू यहां से यहां डाल दो, तो एक्स में जो क्वाड्रेटिक बनेगी उस क्वाड्रेटिक के रूट्स इमेजिनरी हो जाना चाहिए, तो बस मैथमेटिकली कैलकुलेट कर लो। तो y की वैल्यू वहां से निकाली, y की वैल्यू कितनी आ गई 1 माइनस अल्फा एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 9 टाइम्स 1 माइनस अल्फा एक्स का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 9। सिंपलीफाई कर ले रहे तो मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 और ब्रैकेट में होल स्क्वायर एक्सपैंड कर दिया जाए तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स दिस इज इक्वल टू 9। ये जो कुछ भी लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस 9 अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 18 अल्फा एक्स, उधर से 9 भी तो ट्रांसफर कर दिया दिस इज इक्वल टू 0। एक बार मैं कैलकुलेशन देख लूं यार, y की वैल्यू 1 माइनस अल्फा एक्स, y की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी एक्स स्क्वायर माइनस 9 टाइम्स 1 माइनस अल्फा एक्स का होल स्क्वायर, 9 ऐसे बढ़ा देंगे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, लग तो सब सही रहा। ये मेरे पास जो भी लिखा हुआ है सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यहां से एक्स स्क्वायर का फैक्टर कॉमन निकला तो 1 माइनस 9 अल्फा स्क्वायर साथ में एक्स स्क्वायर आ गया। एक बात फिर मेरे पास क्या आया, एक मेरे पास ये वाला टर्म आ गया माइनस प्लस का 18 अल्फा एक्स और 9 9 18 माइनस का 18 दिस इज इक्वल टू 0 और इस क्वाड्रेटिक के रूट्स को इमेजिनरी हो जाना चाहिए तभी तो नो सॉल्यूशन मिलेगा। तो इमेजिनरी कर देते हैं तो इसका स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 18 इंटू 1 माइनस 9 अल्फा स्क्वायर मस्ट बी लेस देन 0। यहाँ से एक 18 का फैक्टर कैंसिल आउट होता दिख रहा है और एक यहाँ पे बचेगा 18 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 साथ में 1 माइनस 9 अल्फा स्क्वायर दिस इज लेस देन 0। एक 2 का फैक्टर भी कैंसिल आउट होता दिख रहा है 9 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 माइनस 18 अल्फा स्क्वायर मस्ट बी लेस देन 0। इससे मेरे पास आ गया 9 अल्फा स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 2। चार ऑप्शन दे रखे हैं देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ अल्फा, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाली पॉसिबल वैल्यू ऑफ अल्फा मुझे आइडेंटिफाई करनी है। ऑप्शन लगा लगा के देख लिया जाए। हेलो 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 यस सर। तो पहला वाला ऑप्शन सही है कि गलत है? कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है? सर 0.5 0.5 आ रहा है। अल्फा की जगह 0.5 लगा के देख लिया तो 0.5 रखोगे तो कितना आ जाएगा, ये 25 हो जाएगा 0.25 और 0.25 इंटू 9 करोगे तो 9 पना 45 5 4 9 दूनी 18 4 22 2 देखो बड़ा हो गया ना ये तो 0.5 खत्म हो गया। तो सवाल क्वाड्रेटिक का सवाल है, क्वाड्रेटिक में ही तो हम लोग, तुम लोगों को याद होगा मैंने क्वाड्रेटिक में ये सारी बातें करना चालू कर दी थी, फिर कोऑर्डिनेट में भी हर बार करते रहे तो हो गया। ठीक है, अगले वाले सवालों के बारे में बात करते हैं। लिखा हुआ है द एंड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड ऑफ द पैराबोला दिस आर दिस एंड दिस। एक पैराबोला है, ये तो स्टैंडर्ड वाला है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, a की वैल्यू 3 है और दो पॉइंट है और वो वर्टेक्स के ऊपर 90 डिग्री का एंगल से पेंट कर रहे हैं, मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री। और तुम लोगों को याद हो 80 स्क्वायर 280 अगर ये पॉइंट होता तो इस कॉर्ड का स्लोप किसके बराबर होता है, 2/t1 होता है, याद है? नहीं याद तो कोई दिक्कत की बात नहीं, स्लोप निकालने में क्या याद रखना,
तो इसका स्लोप अगर m1 है तो m1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 2a अपॉन a स्क्वायर a कटा t1 कटा तो 2/t1 आ गया। ऐसे ही अगर इसको t2 मान लिया जाए तो इसका स्लोप किसके बराबर हो जाएगा 2/t2, तो ऐसे आ जाएगा। और चूंकि ये वाला एंगल 90 डिग्री दे रखा है तो m1 m2 बराबर किसके बराबर है -1, और m1 m2 किसके बराबर दे रखा है 4/t1 t2। ये मैंने क्लास में बताया है कभी कि दो कॉर्ड अगर वर्टेक्स में मिला के मतलब कोई भी कॉर्ड वर्टेक्स पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो t1 t2 इक्वल टू -4 होता है। अरे बताया ना मैंने। हाँ सर यार। तो t1 t2 इक्वल टू -4 ऐसा आ गया मेरे पास। तो एक रिजल्ट मेरे पास आ गया। अब ये मैंने टी में कन्वर्ट कर दिया तो उससे क्या इन्होंने पूछा क्या है x1 इंटू x2 और y1 इंटू y2 की वैल्यू पूछी है। ये मेरे पास x1 हो गया, ये मेरे पास ऐसे यहाँ पर x2 कितना हो गया a t2 स्क्वायर 2a t2, तो ये मेरे पास x2 हो गया। तो दोनों का प्रोडक्ट x1 x2 माइनस y1 y2 इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो x1 x2 कितना हो गया a t1 स्क्वायर a t2 स्क्वायर माइनस 2a t1 माइनस इंटू 2a t2। इस पूरे में से देखो एक a स्क्वायर का फैक्टर कॉमन निकला, एक t1 कॉमन निकला, एक t2 कॉमन निकला, अंदर बचा t1 t2 माइनस का 4, और t1 t2 की वैल्यू कितनी है -4 के बराबर, तो यहाँ लगा दी जाए t1 t2 की वैल्यू -4 यहाँ लगा दी जाए तो -4 a स्क्वायर और अंदर कितना गया -4 ये -8 8 चौको 32 32 a स्क्वायर की वैल्यू 9 है, 9 दूनी 18 8 3 24 24 और 2 कितना आंसर आ रहा है 9 दूनी 18 9 3 27 और 28 288 था। 288 आ गया। लो यस सर। ठीक है ना। अगले सवाल के बारे में बात करते हैं 10th क्वेश्चन। A point this lie on the hyperbola this and length of its lateral sectum is 8। अब देखो लेटर सेक्टम की लेंथ किसके बराबर होने वाली है 2b स्क्वायर बाई ए, ये कितना दे रखा है 8, तो यहाँ से मेरे पास आ गया b स्क्वायर इक्वल टू 4 ए की क्वेश्चन नहीं आ गई। आगे बढ़ते हैं। S1 and S2 are the foci, then find the square of the area of the triangle PS1 S2। एक हाइपरबोला बनाओ ना बनाओ उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, मेरे पास ये 2 पॉइंट दे रखे दोनों फोकस है। अच्छा दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस किसके बराबर होने वाला है ट्वाइस ए, और मेरे पास ट्राइंगल कौन सा बनने वाला है पी पॉइंट एक कर्व पर दे रखा है और ये S1 S2 है। इस ट्राइंगल का एरिया पूछ रहा है तो एरिया क्या होगा ये हाइट, हाइट का मतलब ये वाई कोऑर्डिनेट कितना है 2√15, तो ट्राइंगल का एरिया किसके बराबर हो गया हाइट इंटू बेस डिवाइडेड बाय 2। हाइट कितना है 2√15, बेस कितना है ट्वाइस ए डिवाइडेड बाय 2, ये 2 और ये 2 तो कट गया तो मेरे पास आ गया 2√15 AE। अब मुझे ए और ई और आइडेंटिफाई करना। लेटर सेक्टम की लेंथ दे रखी है और एक पॉइंट दे रखा है। चलिए हाइपरबोला की इक्वेशन दे रखी है। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला मुझे मालूम है और इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लगाने के पहले क्या किया जाए, ये जो पॉइंट दे रखा है वो हाइपरबोला को सेटिस्फाई करेगा, लगा दिया जाए तो कितना आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह कितना आ जाएगा 15 चौको 60 डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ लगा दी जाए 4a के बराबर इस वाली इक्वेशन से, तो मेरे पास आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस 60 डिवाइडेड बाई 4a दिस इज इक्वल टू 1। ये जो कुछ भी लिखा हुआ है 4 से ये डिवाइड हो जाएगा तो 4 एकम 4 4 पंच 20 15 आ गया। एक ए से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया और ए स्क्वायर को उधर मल्टीप्लाई कर दिया तो इक्वेशन में ए स्क्वायर प्लस 15a माइनस 100 दिस इज इक्वल टू 0। और देख के पता चल रहा है ए बराबर 5 सेटिस्फाई कर जाएगा।
15 गुना 75 और 25 100 कर जाएगा, तो a बराबर 5 निकल के आ गया। a बराबर 5 इक्वेशन में लगा दिया जाए तो b स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 5 को 20। अब a स्क्वायर मालूम है, b स्क्वायर मालूम है, और मुझे निकालना क्या है फाइनली, ये e की वैल्यू निकालना है, और e की वैल्यू सारे लोगों को याद होती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर। हाइपरबोला के बारे में बात चल रही है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू 45 और a स्क्वायर की वैल्यू 25, तो इससे मेरे पास e स्क्वायर की वैल्यू आ गई। 5 से डिवाइड कर दिया जाए तो ये 5 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। e की वैल्यू कितनी आ गई, 3 डिवाइडेड बाय √5। एरिया का फॉर्मूला 2 अंडर रूट 15, a कितना है 5 और e कितना है 3 डिवाइडेड बाय √5। फिर क्या सिंप्लीफाई कर लिया जाए, ये √5 से ये कटेगा तो √3 आ जाएगा। कुछ इरेशनल नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे स्क्वायर पूछा जा रहा है, एरिया का स्क्वायर पूछा जा रहा है। ठीक है, आने दो फिर। ये a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 5 दूनी 10, 10 तिहाई 60, 60 √3 आ गई। a स्क्वायर की वैल्यू पूछी जा रही है, a स्क्वायर की वैल्यू 60 का स्क्वायर 3600 इंटू 3। कितना आ रहा है, गड़बड़ हो गया क्या? अरे यार कैलकुलेशन क्यों बड़ा हो रहा है। √5 कटा, √3 आया, 5 तिहाई 15, 15 15 दूनी 30 ही तो हुआ है यार। 5 दूनी 10 तिहाई 30 हुआ ये। 30 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा, ये मल्टीप्लीकेशन मैंने गलत किया था। 5 तिहाई 15, 15 दूनी 30, 30 √3 आ जाएगा। तो एरिया मेरे पास किसके बराबर है, 30 √3, और उसका स्क्वायर कर देंगे तो 900 इंटू 3 तो 27 आ जाएगा, तो 2700। पर क्या यही आता दिखा? अरे मतलब क्या कठिन सवाल लग रहा है? मुझे तो यार कहीं नहीं लग रहा है। मतलब तुम सोचो ना, सिर्फ बेसिक बेसिक बात, लेटेस्ट टर्म, उसके बाद फोकल कॉर्ड, मतलब फोकल कॉर्ड भी नहीं कहीं पूछी गई, बहुत ही, चलो अच्छी बात है। और उसके बाद भी बच्चे कहते हैं मैथ का पेपर कठिन नहीं आता है, तो आता तो है थोड़ा। पहले 9 हो गए। अगले सवाल में यार एक डेटा मिसिंग दिख रहा है मुझे, तो देखो यहाँ पर ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल इज, ये पॉइंट दे रखा होगा, तो ये मिसिंग है डेटा, तो इसको छोड़ दें। हेलो, यस सर। इस सवाल में लेकिन ये तो कर सकते हैं हम लोग, सेकंड स्टेटमेंट 2a b c are in AP, अगर ये AP में तो बीच वाले का ट्वाइस आगे और इसके सम के बराबर हो जाए। ये जो कुछ भी लिखा हुआ है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और ये जो भी इक्वेशन लिखी हुई है, और ये मेरे पास एक इक्वेशन रही होगी ax प्लस by, ax भी यहाँ में से ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 आर कॉन्करेंट एट दिस। क्या ये वाला पॉइंट इस इक्वेशन में अगर लगा दिया जाए तो ये वाली कंडीशन मैच करेगी कि नहीं करेगी? कर रही। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 में 2 -2 लगा दिया जाए, 2x माइनस 2 2a माइनस 2b प्लस c इक्वल टू 0, देखो यही वाला रिजल्ट आ गया। तो इसी पॉइंट पे कॉन्करेंट, अरे फैमिली अप्लाइज ऐसी बातें करी है ना हम लोगों ने क्लास में। हेलो, अरे आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है। ठीक, तो मैंने 10 सवाल तो पहले निपटा दिए। अभी काम करो, अगले दोनों सवालों के आंसर अपने आप प्रयास करो। ये वाला सवाल एग्जैक्टली वैसे ही जो हम लोगों ने पहले किया था, देखो वैसे ही नहीं है। एस इज द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड जॉइनिंग, जो पहला सवाल। हाँ हाँ वही वही बिल्कुल। अरे क्या हो जाएगा ना, वैसे ही सवाल है जैसा स्टार्टिंग में हम लोगों ने किया था। हेलो, यस सर। ये वही सवाल है, देखो जो पहला सवाल लिखा हुआ है कि एक पैराबोला दे रखा है, एक वर्टेक्स ओ दे रखा है,
और 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो किसी पॉइंट का वो लोकस निकल आएगा, उस लोकस का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है, तो कॉर्ड की इक्वेशन निकालनी है। यहाँ पर क्या बोल रहा है देखो, locus of the midpoint of the chords of any point P on the parabola this origin to the origin, वही सब बातें लिखी हैं। देखो वही रेशियो दे रखा है 3:1 का, Q का लोकस पूछा गया है तो R का लोकस पूछ लिया गया। अच्छा सॉल्व कर लो यार तुम लोग, मैंने सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, अटेम्प्ट करके आंसर निकालो, अगले दोनों सवाल निकालो, फिर मैं बात करता हूँ।
11th का आंसर कितना आ रहा है? हेलो सर फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है, मतलब वैसे ही हो गया ना? यस सर। चलो आगे वाले मैं करता हूँ। अब देखिए 12th और 13th के बारे में बात करते हैं। A rectangle is formed by the lines, और लाइंस जो है वो एक एक्स एक्सेस है, एक वाई एक्सेस है, ठीक है। एक x बराबर 0 है, y एक्सेस हो गया, एक y बराबर 0 है, x एक्सेस हो गया, एक x बराबर 3 है, x बराबर 3। x is equal to 3 और एक y is equal to a line perpendicular to 3x plus 4y plus 6 is equal to 0 plus 6 is equal to, इस लाइन के परपेंडिकुलर इसका स्लोप निकाल लो। इसका स्लोप कितना हो जाएगा? -3/4। इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा? 4/3। मतलब वो जो लाइन निकाली है उसका स्लोप ये है। एक बात, डिवाइड द रेक्टेंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अब तुम लोगों को तुरंत याद आ गया होगा, मैंने एक थ्योरम कराई थी कभी, वो क्या कि कोई भी अगर पैरेललोग्राम है और उसके सेंटर से कोई भी लाइन पास हो जाए तो उसको दो बराबर बराबर एरिया में डिवाइड करती है। अरे याद आ रहा है? मैंने प्रूव करके दिखाया था कि अगर मैं सेंटर से पास होने वाली एक ऐसी लाइन खींच दूं तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इस तरफ जितना एरिया कम हुआ इधर ये वाला एरिया बढ़ गया। अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही? इसका मतलब क्या हुआ कि लाइन का स्लोप दे रखा है और इसके सेंटर से पास करा दो पार्ट में डिवाइड कर दे, और ये सेंटर का मिड पॉइंट क्या होने वाला है? ये 3/2 हो जाएगा और ये y कोऑर्डिनेट 2 हो जाएगा, तो ये 3/2, 2। स्लोप मालूम है, पॉइंट मालूम है, लाइन की इक्वेशन लिखनी है। लाइन की इक्वेशन कितनी हो जाएगी? y - 2 इज इक्वल टू 4/3 x माइनस 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 3y - 6 दिस इज इक्वल टू 4x - 6। then the distance of the line from this, इस पॉइंट से डिस्टेंस भी निकालना है। अच्छा चलो वो भी निकाल लेंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल, ये मेरे पास 6 आ गया, 4 अंदर मल्टीप्लाई हुआ, ये आ गया, ये और ये कैंसिल आउट हो गया। लाइन की इक्वेशन आ गई 4x - 3y दिस इज इक्वल टू 0। और वो पॉइंट भी मेरे पास दे रखा है। पॉइंट कितना दे रखा है? -1, 3/2। तो -1 लगाओ, 3/2 लगाओ, डिवाइडेड बाय a² + b² 5 हो गया। ये एलसीएम ले लो, मॉड लगा दो, 4 दूनी 8, 17/10। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया। इफेक्टिवली सरल से सवाल है। अगला सवाल भी देखो यही हो जाएगा होपफुली। PQ is the chord perpendicular to transverse axis of the hyperbola। एक हाइपरबोला दे रखा है। ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है। चलो ये मान लिया। और क्या बोल रहा है? और a² की वैल्यू 4 दे रखी है, b², b², इसेंट्रिसिटी √3 दे रखी है। तो मेरे पास e²
इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। बी स्क्वायर की वैल्यू चाहते हैं 12, 12 में से 4 गया, 12 में से 4 गया तो कितना बचा 8। बी स्क्वायर की वैल्यू 8 आ गई। सो दैट ट्राइंगल ओ पी क्यू इज इक्विलेंट ट्राइंगल। ओ क्या है? ओ इज ऑरिजिन, ओ ऑरिजिन है। ये वाला ट्राइंगल इक्विलेंट ट्राइंगल है। मुझे निकालना इस क्या निकालना है? एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओपीक्यू। ओपीक्यू का एरिया निकालना है। और क्या दे रखा है? चलो ठीक है। तो अब मुझे ए स्क्वायर मालूम चल गया, बी स्क्वायर मुझे मालूम चल गया, मुझे बस ये वाला एंगल 60 डिग्री मालूम चल गया। अब क्या किया जाए? ये वाला पॉइंट अगर निकल आए तो काम चल जाएगा हमारा। ये पॉइंट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो ये वाला एंगल टोटल 60 डिग्री है तो आधा 30 डिग्री हो गया। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। मेरे पास यहां से मैंने कहा आर डिस्टेंस अगर मैं चला जाऊं तो जो पॉइंट आएगा वो आर कॉस 30 कॉमा आर साइन 30। और ये जो भी पॉइंट आने वाला है वो हाइपरबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। हाइपरबोला की इक्वेशन में लगा दिया जाए तो मेरे पास कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर बाय 4 में एक्स की जगह कितना आ जाएगा? आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर 30 डिवाइडेड बाय 4 माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर 8। दिस इज इक्वल टू, इससे आर स्क्वायर की वैल्यू निकल आएगी। आर स्क्वायर का मतलब साइड लेंथ आइडेंटिफाई हो जाएगी। आर मालूम चल गया, वही इक्विवेलेंट ट्राइंगल की साइड होने वाली है। आर ये भी है, आर ये भी है, तो मेरे पास ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा? एरिया विल बी √3/4 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर यहां से कैलकुलेट करना। अरे क्या मैं कैलकुलेट करके दिखाऊं कि कर लो? हेलो हेलो हेलो, अरे आवाज आ रही है मेरी? यस सर। क्या मैं आगे सॉल्व करके दिखाऊं कि हो जाएगा ये? भाई इससे आर स्क्वायर ही तो निकालना है। आर स्क्वायर तो निकलता दिख रहा है मुझे सीधे सीधे, तो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ लगाइए, आंसर निकल कर। कौन सा ऑप्शन आ रहा है फिर बता दे? सर फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है। कुछ लोगों ने निकाल लिया है, फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। मतलब देखो इतने सवाल लगा लिए हम लोगों ने, कहीं टेंजेंट नहीं, कहीं कहीं नॉर्मल नहीं, मतलब वो बिल्कुल स्टिक टू देयर सिलेबस। ये बहुत अच्छी बात थी। मतलब मुझे अब मेन वाले बच्चों को क्या पढ़ाना है, जो कह रहे हैं वो बात मान के चल रहा है, ये ध्यान रखेंगे हम लोग। तो ये बात अच्छी बात है, जल्दी कोर्स हो जाएगा। वरना ऐसे तो हम लोग बहुत टाइम लगाते हैं कोऑर्डिनेट के कोर्स कराने में, लेकिन एडवांस के पॉइंट अभी सब पढ़ाना ही पड़ेगा, उसमें कोई डाउट नहीं। हम लोग कहाँ तक पहुंच गए? हम लोगों ने 12 13 दोनों कर लिए। 14 15 पे बात करते हैं। फिर से इक्विलेंट ट्राइंगल लिखा हुआ है, इक्विलेंट ट्राइंगल ही दे देते हैं तो सरल हो जाता है। ओ ए बी इज इंस्क्राइब्ड इन अ पैराबोला। चलिए भाई, वो ओरिजिन हो गया, इंस्क्राइब्ड इन अ पैराबोला, तो निश्चित बात है कुछ ऐसा बन गया इक्विलेंट ट्राइंगल। तो वैसे ही जैसे पैराबोला अभी हम लोगों ने हाइपरबोला भी किया। Find the least distance of the circle described on AB as diameter from the origin। चलिए, तो मुझे क्या निकालना है? ए बी पर अगर मैंने डायमीटर मान के सर्कल ड्रॉ किया तो मुझे लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, ऑरिजिन से लीस्ट डिस्टेंस कितना होगा वो आइडेंटिफाई करना है। तो हम लोगों को करना क्या है? ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आइडेंटिफाई करना है। कैसे निकाला जाए? बहुत ही आसानी से। फिर से हम लोग वही करने वाले हैं। y इज इक्वल टू पैराबोला। यार मैंने गलत बना दिया, पैराबोला मैंने गलत बना दिया है, क्योंकि पैराबोला ये कॉनकेव अपवर्ड है। क्या फर्क पड़ता है इस बात से, कौन सा वाला है? लेकिन इक्वेशन तो ध्यान रखनी पड़ेगी। तो ये मेरे पास एक एक्सिस सिस्टम, ये मेरे पास पैराबोला है।
ठीक है, और एक ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल ये वाला फिट कर दिया जाए। अब क्या किया जाए, मैंने कहा ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये वाला एंगल कितना हो गया 30 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। ठीक है, ये 0,0, मुझे ये वाली लेंथ निकालनी है, ये लेंथ निकल आएगी तो मेरे पास ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट भी निकल आएगा, तो निकाल लेते हैं। तो यहाँ से मैंने कहा 0,0 से r डिस्टेंस पे गया तो ये वाला पॉइंट कितना हो गया r cos 60, क्योंकि ये वाला एंगल 60 डिग्री हो गया, और r sin 60। फिर से पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लगा दिया, ये वाला पॉइंट पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा, y की जगह r sin 60 और 4r स्क्वायर cos स्क्वायर 60। एक r कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास और क्या बचा, तो डिवाइड कर देते तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4, ऊपर आ जाएगा tan 60, नीचे आ जाएगा cos 60। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, तो √3/4, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो ऊपर गया 2, तो r की वैल्यू मेरे पास निकल के आ गई √3/2। अगर ये वाली लेंथ मेरे पास आ गई तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल के आएगा। कोऑर्डिनेट क्यों निकालना है, उसका कारण क्या, ये पॉइंट मालूम चल जाएगा, ये पॉइंट मालूम चल जाएगा, तो इसको मैं डायमीटर मान के सर्कल ड्रॉ कर लूंगा। तो डायमीटर के एंड पॉइंट लिख लेते हैं, या और कुछ तरीका, बस यही ठीक है। आर की वैल्यू मुझे मालूम चल गई, और ये मेरे पास कितना हो गया प्रोजेक्शन आर cos 60, ये कितना हो गया r sin 60। तो इस पॉइंट कोऑर्डिनेट x1, y1 कितना गया, ये y1 मान लिया, r cos 60, r sin 60। r मेरे पास कितना है वो ये लिखा हुआ है, लगा देते हैं √3/2 cos 60 1/2, तो ये 4 हो जाएगा, r की वैल्यू √3/2, sin 60 की वैल्यू √3/2, तो 3/4 आ गया। तो x2/2 भी मेरे पास निकल के आ गया, ये वाला पॉइंट x2/2 हो गया, और बस x कोऑर्डिनेट सिमेट्री के कारण नेगेटिव हो गया और तो कुछ नहीं होने वाला। तो मेरे पास कितना आ जाएगा माइनस का √3/4, अब ये डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स हो गए। अच्छा, डायमेट्रिक अगर एंड पॉइंट्स हो गए तो करना क्या चाहते हैं हम लोग, करना हम लोग ये चाहते हैं कि सर्किल का रेडियस कितना हो जाएगा वो भी लिख लेते हैं। सर्किल का रेडियस r cos 60 हो जाएगा, राइट, ये वाली लेंथ r cos 60 तो होने वाली है, इसको अगर मैंने डायमीटर माना तो ये तो रेडियस हो गया। अच्छा, ये r cos 60 है, ये r sin 60 है, तो r cos 60 छोटा होगा, r sin 60 बड़ा होगा, sin 60 की वैल्यू cos 60 से मुझसे ज्यादा होती है, तो निश्चित बात है मेरे पास सर्किल बनेगा वो पहले ही चला जाएगा, ऐसे बन जाएगा। ये मेरे पास सर्किल का रेडियस हो गया, और ये वाला डिस्टेंस हो गया, इतने में से ये डिस्टेंस घटा दिया जाए तो मिनिमम डिस्टेंस निकल के आ जाए। क्या निकलना है, फाइंड द लीस्ट डिस्टेंस, किसी सर्किल से किसी पॉइंट का लीस्ट डिस्टेंस डायमेट्रिकली पॉइंट्स पर ही होता है, तो ये लीस्ट हो जाएगा, शॉर्टेस्ट पॉइंट हो जाएगा। अरे कॉम्प्लेक्स में मैंने इस्तेमाल किया था ये बात, अरे याद आ रहा है, यस तो हम लोग वही काम इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो सर्किल का रेडियस ये है, रेडियस कितना है r cos 60, ये भी r cos 60, और ये वाली लेंथ कितनी है r sin 60, r sin 60 माइनस r cos 60, सीधे सीधे यही कर दिया जाए, r तो कॉमन निकल आएगा, sin 60 की वैल्यू √3/2, cos 60 की वैल्यू 1/2, और r की वैल्यू √3/2, √3/4 हो जाएगा, और √3 - 1 हो जाएगा। √3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया गया होगा ज्यादा ज्यादा, तो मेरे पास कितना आ गया 3 - √3 डिवाइडेड बाय, अरे खत्म हो गया ना, हेलो हेलो, यस कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना, सारे लोग कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। ये झांसी माधव, ए माधव, यस सर। तुमने भी अच्छा नहीं किया पेपर,
कितने कितना आया था तुम्हारा स्कोर? 64। 64 आया तुम्हारा, तो ठीक है, मुझे गलत आइडिया था, तो ठीक है। 15 देखो क्या लिखा, 15 ठीक सवाल है। If the point of intersection of ellipse this and this lie on a circle, अब दो इलिप्स दे रखे हैं और उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मान लो एक मेरे पास पता नहीं कैसे है, मैं सोच नहीं रहा हूँ उसके बारे में, मान लो एक ऐसा इलिप्स है और एक ऐसा इलिप्स है मान लो, तो इनके जो चार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो एक सर्किल पर लाई कर रहे हैं, उस सर्किल की इक्वेशन मुझे आइडेंटिफाई करना है। तो कैसे निकालेंगे? अच्छा, तुम लोगों को याद होगा दो सर्किल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले फैमिली ऑफ सर्किल इक्वेशन p प्लस लैम्डा क्यू बराबर 0 करके लिख लेते थे। ऐसी दो इलिप्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले फैमिली ऑफ इलिप्स की इक्वेशन भी लिखी जा सकती है, लेकिन फैमिली ऑफ इलिप्स में से वो सर्किल की इक्वेशन लिखनी है, और सर्किल भी तो एक तरीके का इलिप्स ही है। तो हम लोग कैसे करने वाले हैं, देखो एक मेरे पास दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 23, दिस इज इक्वल टू, एक क्या दे रखा है 4x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 20x माइनस 12y प्लस 35, दिस इज इक्वल टू 0। और सारे लोगों को जो बात मालूम है वो ये कि इन दोनों इलिप्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाला फैमिली ऑफ इलिप्स p प्लस लैम्डा क्यू बराबर 0 के फॉर्मेट का होने वाला है। ठीक है, बस ये इलिप्स सर्किल कब बन जाएगा, जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम हो जाए। तो यार देखो बहुत ही सीधी सी इक्वेशन लिखी हुई है, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो और दोनों को ऐड करो, ऐड करोगे तो देखो 6x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर माइनस 12 और 20 32 x माइनस 24 और 12 36y, और फिर मेरे पास कितना आ जाएगा 46 प्लस 35, दिस इज इक्वल टू 0। 6x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर माइनस 32x माइनस 36y प्लस 81 आ गया ये मेरे ख्याल से, 6 से डिवाइड कर दिया तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 32 बाई 6x माइनस 6y प्लस 81। और क्या सारे लोग सेंटर और रेडियस निकाल सकते हैं इसका? सेंटर का कोऑर्डिनेट है a कॉमा b और रेडियस मेरे पास है r अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c। ये निकलता है, तो यहाँ लगा देंगे, a और b निकाल लेते हैं। a और b मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 से पहले तो डिवाइड हो रहा है तो 16 आ जाएगा, और 16 का भी आधा कर देंगे तो 8/3 आ जाएगा, और इसका भी आधा कर देंगे माइनस लगा लेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब ये मेरे पास सब मालूम है, डेटा लगा दो, 64 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 9 माइनस 81 डिवाइडेड बाई 6, सॉल्व करना है, आंसर निकाल लेना। अरे क्या अपने आप सॉल्व कर लोगे? ये मेरे पास क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। फिर लेकिन पूछी वैल्यू किसकी है, ये वो ए बी प्लस 18r स्क्वायर की वैल्यू, तो यहां से एक आएगा 18 वाला टर्म कैंसिल आउट होगा, कुछ सिंप्लीफाई हो जाएगा। अरे अपने आप कर लोगे ना? हेलो हेलो, यस ऑप्शन बताओ। किसी ने सॉल्व किया है तो ऑप्शन बता दे। अच्छा नहीं किया होगा, ये नहीं हो पाया होगा तुम लोग से, कोई बात नहीं। अरे सॉल्व हो जाएगा ना, आप आगे बढ़ जाए। यस पहले 15 हो गए, फिर 16 और 17 के बारे में बात करते हैं। 16 और 17,
क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या लिखा, रोम्बस ABCD इज गिवन विद द वर्टिसेस A मालूम है, C मालूम है, मतलब ऑपोजिट वर्टिसेस दे रखे हैं। तो एक मेरे पास रोम्बस है, एक A है, एक B है, एक C है, एक D है। A वर्टिसेस कितने दे रखी, 1, 2। C वर्टिसेस दे रखी -3, -6। AD and BC आर पैरेलल टू, मतलब इन लाइन का स्लोप दे रखा है, इसका स्लोप दे रखा है, इसका स्लोप कितना दे रखा है 7, और इसका भी स्लोप कितना दे रखा है 7। और फिर मुझे क्या निकालना है, ये अगर अल्फा कॉमा बीटा है, ये गामा कॉमा डेल्टा है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू कितनी होगी आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, कर लेंगे हम लोग, कैसे किया जाए। मुझे जो बात मालूम है वो ये कि इसका स्लोप 7, मैं ये वाली लाइन लिख सकता हूँ, ठीक है। और मैं क्या निकाल सकता हूँ, मैं इसका स्लोप निकाल सकता हूँ और मिड पॉइंट निकाल सकता हूँ। और रोम्बस के बारे में सारे लोगों को मालूम है, दोनों डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। अरे याद है ना सारे लोगों को, फिर तो सवाल हो गया। देखो कैसे, मुझे इस लाइन का स्लोप निकालना आ रहा है। स्लोप कितना हो गया, ये -6 में से -2 गया तो -8, -3 में से -1 गया तो -4, इसकी वैल्यू 2 आ गई। मतलब इसका स्लोप मुझे मालूम चल गया, और इसका स्लोप मेरे पास किसके बराबर आ गया, -12 के बराबर, क्योंकि m1 m2 बराबर -1 से। मैं इसका मिड पॉइंट भी निकाल सकता हूँ, और वो कितना जाएगा, -3 + 1 -2 डिवाइडेड बाई 2 -1, और -6 + 2 -4 डिवाइडेड बाई 2 -2। अब ये पॉइंट मुझे मालूम है और ये स्लोप मुझे मालूम है, तो मैं इस लाइन की क्वेश्चन लिख सकता हूँ। फिर क्या लिख सकते हैं ना, हेलो हेलो, यस। और ये सब ना करें तो और ज्यादा आसानी से कर लेंगे। और आसान तरीका बताऊं, हेलो, कॉम्प्लेक्स कर दो। देखो ये वाला वेक्टर पकड़ो और इसको 90 डिग्री घुमा दो। 90 डिग्री तो एंगल होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं ना, तो ये भी 90 डिग्री हो गई। और ये वाला वेक्टर मेरे पास क्या हुआ, ये वाला पॉइंट हम लोगों ने भी निकाल लिया था, और वो पॉइंट मेरे पास कितना आ गया, कहीं लिखा होगा, कहीं लिखा तो था यार, अभी मिड पॉइंट -1, -2 आ गया था ना। तो ये वाला वेक्टर मेरे पास क्या गया, सर के पॉइंट में से पूंछ के पॉइंट को घटाया, तो -3 में से -1 को घटाएंगे तो -2, -6 में से -2 घटाया तो -4i, और इसको 90 डिग्री घुमा दिया तो आई से मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई करने पर ये वाला वेक्टर निकला, और ये वाला क्या वेक्टर आ गया, गामा +1 + i टाइम्स डेल्टा +2। ये जो कुछ भी लिखा हुआ है मेरे पास, इससे गामा और डेल्टा की वैल्यू निकाली जा सकती है। कैसे निकालेंगे, गामा प्लस आई डेल्टा, दिस इज इक्वल टू 1 + 2i, एंड दिस इज इक्वल टू, क्योंकि डायगोनल परपेंडिकुलर भी होते हैं, बाइसेक्टर भी होते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है भाई, क्या प्रॉब्लम है, एक छोटी सी कोई प्रॉब्लम बताए। बोलो भाई, एक छोटी सी प्रॉब्लम कोई है इसमें, इस कैलकुलेशन में, वो क्या है। अगर मैंने 90 डिग्री घुमाया तो ये उतनी लंबाई का वेक्टर निकलेगा, लेकिन डायगोनल्स की लंबाइयां बराबर नहीं होती हैं, ये लंबा होता है, ये छोटा होता है। फिर क्या दिख रहा है ना, हेलो हेलो, कोई है, यस सर। तो ये फंस जाएगा मामला, फिर मुझे लंबाइयों को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तब तो भाई अपना वही पुराना वाला तरीका सही है, उसी से कर लेते हैं। इससे एडवांटेज नहीं मिल रहा है मुझे, तो नहीं उठाया। अब मेरे पास क्या क्या आ गया था उस कैलकुलेशन में, देखो मैंने मिड पॉइंट आइडेंटिफाई कर लिया, मुझे इस लाइन का स्लोप मालूम है, मैं इस लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूँ। इस लाइन की इक्वेशन कितनी आ जाएगी, y + 2 दिस इज इक्वल टू -1/2 x + 1, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2y + 4 दिस इज इक्वल टू -x - 1,
सब कुछ एक तरफ ले आए तो x प्लस 2y प्लस 5 दिस इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास डायगोनल db निकल के आ गया। अब अगर मुझे db मालूम चल गया तो मुझे क्या करना है, मुझे इस लाइन की इक्वेशन भी मैं लिख सकता हूँ और सॉल्व कर लूंगा तो ये पॉइंट निकल आएगा, मतलब कैलकुलेटिव हो गया सब। इस लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए ये पॉइंट मुझे मालूम है और ये स्लोप मुझे मालूम है, तो ये लाइन की इक्वेशन क्या होने वाली है, y प्लस 6 दिस इज इक्वल टू 7 टाइम्स x प्लस 3। सिंप्लीफाई कर लिया तो मेरे पास कितना आ गया, 7x माइनस वाई, 7 21, 21 में से 6 जाएगा तो 15 प्लस का 15। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, अल्फा कॉमा बीटा। अब मैं इस लाइन की इक्वेशन लिख लूंगा, इस लाइन की इक्वेशन कैसे आने वाली है, इस पॉइंट से पास हो रही है और स्लोप 7 है। लाइन की इक्वेशन कितनी आ जाएगी, y माइनस 2 इज इक्वल टू 7 टाइम्स x माइनस 1। मेरे पास कितना आ जाएगा, 7x माइनस वाई, और इससे आएगा माइनस 7 और 2 उधर जाएगा तो प्लस माइनस का y। इन दोनों को अगर सॉल्व कर लेंगे तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, गामा और डेल्टा। ये दोनों नंबर निकला है, ये दोनों नंबर आए, इनका सम निकाल देंगे तो आई विल गेट द सूटेबल आंसर। अरे क्या आगे वाला अपने आप कर लोगे, हेलो हेलो, यस सर। ठीक है ना, किसी ने आंसर निकाला है तो बता दे मुझे, सर थोड़ा फिर से बोलो। -2 -6, यस सर। 17 के बारे में बात करते हैं। गिवन ट्रायंगल OAB वेयर O इज ऑरिजिन, ए ये दे रखा है, ये देखो दो भी कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, बड़े ऐसे दे रखे हैं, एक x एक्सिस दे रखा है, एक y एक्सिस पे दे रखा है, तो मार्क कर लेते हैं, ये ऑरिजिन हो गया, ये मेरे पास a हो गया 0, -√3a, और एक b हो गया, और b मेरे पास कितना हो गया, -√2b, अब ये एक ट्रायंगल हो गया, वो तो राइट एंगल ट्रायंगल मुझे दिख ही रहा है, बड़ा सा ट्रायंगल है। O is origin. Let the circum radius of triangle OABC is 4 unit. अब सर्कम रेडियस क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल का ये डायमीटर हो जाता है क्योंकि 90 डिग्री है, तो इस लेंथ का आधा, ये वाली लेंथ तो मैं सीधे सीधे निकाल सकता हूँ पाइथागोरस से, कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो आ जाएगा 2b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, और ये मेरे पास कितना है, ये डायमीटर मेरे पास कितना हो जाएगा, रेडियस कितना दे रखा है, सर्कम रेडियस इज 4, तो इसका दुगना कर देंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 8, स्क्वायर कर दिया जाए 2b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 64। ये एक इक्वेशन मेरे पास आ गई, दोनों ने a और b वो निकाल लेंगे हम लोग। फिर देखो क्या बोल रहा है, इफ द लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल इज द सर्कल, इसका सेंट्रॉइड का लोकस x, y मान लेते हैं, तो x मेरे पास कितना आ जाएगा, दिस प्लस दिस बाई 3 -√2b बाई 3, और y मेरे पास कितना आ जाएगा, -√3a बाई 3, और ये यहाँ से b और यहाँ से a की वैल्यू निकाली जा सकती है, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3x डिवाइडेड बाय √2 विद माइनस साइन, और y b a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3y डिवाइडेड बाय √3 विद माइनस साइन। a और b की वैल्यू इस इक्वेशन में लगा दी जाए तो मेरे पास आ जाएगा 2b स्क्वायर 9x स्क्वायर बाई 2 प्लस 3a स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 दिस इज इक्वल टू 64। ये 3 3 गया, ये 2 2 गया, 9 से डिवाइड कर दिया तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाय 9। निकालना क्या है, देन इट्स रेडियस निकालना है, और रेडियस की वैल्यू मेरे पास कितनी आती दिख रही है, 8/3, तो 17 हो गए। आगे बढ़ते हैं, अरे कुछ कठिन नहीं दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, बस
कैलकुलेशन है थोड़ा बहुत तो हो गई यार, जब कठिन भी नहीं पूछ रहे हैं, कैलकुलेशन भी ना पूछे तो क्या पूछेंगे। 17 के बाद 18, 19 ये सब उठा लेते हैं। एटीन के बारे में बात करते हैं। एक एलिप्स दे रखा है, एक हाइपरबोला दे रखा है। एलिप्स की इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1 और ए इज ग्रेटर देन बी। और एक हाइपरबोला दे रखा है, एक्स स्क्वायर ना दूसरा भी एलिप्स ही दे रखा है, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1 और बी इज ग्रेटर देन ए। इसेंट्रिसिटी E is equal to this फॉर दोनों के लिए इसेंट्रिसिटी E दे रखी है। तो पहले वाले के लिए इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर, बड़े वाले नंबर में से छोटा नंबर घटाया, बड़े नंबर से डिवाइड कर दिया। और दूसरे वाले के लिए भी इसेंट्रिसिटी बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले को घटाया और बड़े वाले से डिवाइड कर दिया। ये एक इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन है। और E की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4/5। आगे बढ़ते हैं। L1 is the length of the letter spectrum of E1। L1 मेरे पास है length of the letter spectrum 2b छोटा नंबर divided by A। एक तीसरी इक्वेशन। L2 is the length of the letter spectrum of E2। L2 is equal to कितना जाएगा, छोटा नंबर क्या है, A square divided by B। ये चौथी इक्वेशन। Let the distance between the foci of the first curve is 8। दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस ट्वाइस ए ई इज इक्वल टू 8 दे रखा है। ए ई की वैल्यू मेरे पास 4 के बराबर दे रखी है। और क्या दे रखा है, ई की वैल्यू मुझे दे रखी है 4/5। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ए की वैल्यू अगर 5 दे रखी है तो पहली वाली इक्वेशन से बी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। और बी स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 25। 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 16/25। ये आ जाएगा 9/25। तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9। तो बस कैलकुलेट करवा रहे। तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25, बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब क्या दे रखा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ द सेकंड कर्व गिवन दैट। दूसरे दो इसके फोकस के बीच का डिस्टेंस निकालना है और इसके फोकस का बीच का डिस्टेंस कितना होने वाला है, 2BE। बड़े वाला नंबर होता है ना, तो 2BE मुझे निकालना है, मतलब बी मुझे निकालना पड़ेगा। और बी निकालने के लिए मुझे इसका लेटेस्ट स्पेक्ट्रम निकल आया, क्योंकि बी स्क्वायर मालूम है, ए मुझे मालूम है, और मुझे क्या बात मालूम है, ई की वैल्यू मालूम है, ए और बी के बीच में रिलेशन मालूम है, सब कुछ मालूम है। देखो मेरे पास L1 की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। बी स्क्वायर की वैल्यू 9 आ चुकी है, यहाँ लगा देते हैं। ए की वैल्यू 5 आ चुकी है। तो L1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 2b स्क्वायर की वैल्यू 9 डिवाइडेड बाई 18/। अब क्या किया जाए, एक और रिलेशन दे रखा है, 2L1 स्क्वायर इक्वल टू 9L2। 2L1 स्क्वायर, L1 स्क्वायर की वैल्यू 18 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 दिस इज इक्वल टू 9L2। 9 से ये कटेगा, कुछ कुछ तो आ ही जाएगा, 9 दूनी 18 आ जाएगा। देखते हैं कितना आएगा। L2 की वैल्यू मेरे पास आ गई, एक यहाँ से 18 बचा, एक 2 बचा, तो 4 इंटू 18/25 ऐसे आ रहा है मेरे ख्याल से। 2L1 स्क्वायर इज इक्वल टू 9L2 ऐसे ही होगा। L2 मेरे पास निकल के आ गया। L2 मेरे पास कितना है, 2A स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल। और यहाँ से मेरे पास कुछ और रिजल्ट निकल के आ गया। 18 ये इससे कटा, 18 दूनी 36। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 36/25 इंटू बी। ए स्क्वायर की वैल्यू मालूम चल गई इन टर्म्स ऑफ बी। और क्या किया जाए, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू मुझे मालूम है,
लगा दिया जाए। अरे क्या बी की वैल्यू निकल के आती दिख रही है? लगा देते हैं ना, ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी, 4/5, तो 4 चौको 16/25। ये बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 16/। और अभी हम लोगों ने क्या निकाला, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 36/25 बी स्क्वायर, बी 36/25 बी। ए स्क्वायर की वैल्यू इसमें लगा देते हैं तो मेरे पास ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 36/25, और एक नीचे बी रह गया, इसको उधर ले गए, 1 माइनस 16/25 आ गया, एलसीएम ले लिया तो 9/25 आ गया, ये 25 और ये 25 कट गया, बी की वैल्यू कितनी आ गई, 36/9। ए स्क्वायर की वैल्यू लगाएंगे, एक बी कट जाएगा, और बी की वैल्यू आइडेंटिफाई हो गई। अब बी मुझे मालूम चल गया, और मुझे क्या मालूम चल गया, ए स्क्वायर भी अब मालूम चल गया। और मुझे निकालना क्या है फाइनली, बहुत सारा काम कराया है, डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ द सेकंड, वो ये 2BE की वैल्यू निकालनी है, लगा देते हैं। बी की वैल्यू निकाला है 2BE, मेरे पास 2B कितना है 36/9, और E कितना है 4/5। आंसर पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, कैलकुलेशन में अगर मैंने गलती करी तो भगवान ही मालिक। ये कुछ हाथ हो रहा है, 9 चौको 36, 4 चौको 16, दूनी 32/5, 32/5। अरे क्या दिख रहा है तुम लोग, मतलब वही क्वेश्चन बनवा बनवा के सॉल्व करी गई। मतलब मैंने एक कॉम्प्रिहेंशन बनाया था, ऑलमोस्ट इसी तरीके का था। मैं तुम लोगों को दूंगा, अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा तब, तो उसमें ऑलमोस्ट इसी तरीके का सब डेटा फिटिंग था, लेकिन उसमें टेंजेंट नॉर्मल भी इन्वॉल्व कर दिए थे मैंने, तो वो सब भी बातें इस्तेमाल हो जाएंगी। अरे लेकिन खत्म हो गया ना सवाल। हेलो, आगे बढ़े, 19 के बारे में बात करते हैं। HK is a variable point on the circle this, ठीक है, and this always lie on the ellipse. If eccentricity value is E तो निकालना है मुझे, चलो भाई, ellipse। तो मुझे निकालना क्या है, मुझे Q का लोकस आइडेंटिफाई करना है, ये वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, लगा दो, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 4। एट दिस पॉइंट Q ऑलवेज लाई ऑन एन इलिप्स, तो कौन सा इलिप्स है, मान लेते हैं कि ये x मान लिया और ये y मान लिया। देखिए h और k की वैल्यू निकाल के इसमें लगाई जा सकती है, इलिप्स निकल के आ जाएगा, तो x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू h, और y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू k। इसमें पंच कर दिया तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9, दिस इज इक्वल टू 4। और क्या ऐसा आता दिख रहा है, और ये तो इलिप्स लिखा हुआ है, और इसकी इसेंट्रिसिटी पूछ रहा है, बड़े वाले नंबर में से छोटा नंबर घटाओ तो इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर पाओ, 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 9, ई की वैल्यू कितनी आ गई, ई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, 5/e² की वैल्यू निकालनी है, तो 5/e स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 डिवाइडेड बाय 5, 9, आंसर विल बी 9। फिर क्या 9 आंसर आ गया, हेलो हेलो, यस सॉरी खत्म। उन्नीस के बाद 20 और 21 के बारे में बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 ई इलिप्स दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। इसेंट्रिसिटी द इलिप्स इज इक्वल टू द ग्रेटेस्ट वैल्यू। अब देखो ये क्वाड्रेटिक दे रखी है, तुम लोगों को याद होगा हम लोगों ने चूंकि क्वाड्रेटिक पढ़ी हुई है, तो एफ टी इज इक्वल टू क्या है -3/4 प्लस 2t माइनस टी स्क्वायर। और इस पूरे की लीस्ट वैल्यू क्या होती है? अरे माइनस डेल्टा अपॉन 4a होती है -b/2a पर इस पूरे की, चूंकि पैराबोला कॉनकेव डाउनवर्ड है, टी स्क्वायर कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो मेरे पास x करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू मिलेगी वो यही तो मिनिमम मिल जाएगी। तो ये लीस्ट वैल्यू हो गई f की लीस्ट। अब वैल्यू निकाल लो, माइनस डेल्टा कितना है b स्क्वायर 4 माइनस 4ac 4ac करोगे, एक माइनस आए तो ये 3 आ जाएगा मेरे ख्याल से, डिवाइडेड बाय 4a। 4a तो मतलब क्या आ गया माइनस का 4, ये माइनस माइनस कट गया, 1/4 आ गई। इसेंट्रिसिटी है तो इसेंट्रिसिटी तो फ्रैक्शन ही होना चाहिए, इसेंट्रिसिटी निकल रहा है। लेंथ ऑफ द लेटेस्ट सिस्टम इज 30। लेटेस्ट सिस्टम की लेंथ दे रखी है, वो कितनी होती है b स्क्वायर बाई a का ट्वाइस, और ये किसके बराबर दे रखी है 30। तो यहां से b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 15a। और क्या करना है मुझे, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला मुझे मालूम है 1/16 हो जाएगा ई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। बी स्क्वायर की वैल्यू लगा दी जाए 15a, तो मेरे पास 1/16 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 15a डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। एक ए कट गया, ए से मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पर आ गया 16a माइनस 16 इंटू 15, यहाँ से मेरे पास आ गया 15a इज इक्वल टू 16 इंटू 15। ए की वैल्यू मेरे पास आ गई 16, ए मुझे 16 मालूम चल गया, तो बी की वैल्यू 15 इंटू 16 होगी। निकालना क्या है, सब क्या करवा रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है, तो ए स्क्वायर हो गया 16 का स्क्वायर और बी स्क्वायर हो गया 15 इंटू 16, और 16 कॉमन निकालो तो अंदर कितना बचा 16 प्लस 15, और ये कितना हो गया 16 इंटू 31, मल्टीप्लाई कर दो। यार क्या क्या करवा रहे हैं हमसे, 16 एकम 16 6, किसी ऑप्शन में आखिरी में 6 है, 2 में है, बोलते हैं 48 48 48 49। अरे क्या ये आ गया, अरे आ गया ना, बस एक और सॉल्व कर देते, बाकी तुम लोग देख लेना, ना हो तो मैं बता दूंगा लेटर में। क्वेश्चन नंबर 20 नहीं जो भी आखिरी वाला है, क्या बोल रहे हैं, कंसीडर सर्कल C1 पासिंग थ्रू ऑरिजिन एंड लाइन इन द रीजन। ये देखो बढ़िया सी बात लिखी है, एक सर्किल है जो एक्स एक्सिस या एक्स एक्सिस से ऊपर है, अरे इसका मतलब क्या हुआ, और ओरिजिन से पास हो रहा है, तो वो सर्किल एक यूनिक ही सर्किल हो सकता है जो कि सिर्फ इस तरीके का ही हो। मतलब क्या हुआ, सेंटर ऑन वाई एक्सिस टचिंग एक्स एक्सिस एट ओरिजिन, मतलब इस बात को उन्होंने इस अंग्रेजी में लिख दिया, और डायमीटर 10 दे रखा है तो सेंटर 0,5 हो गया। इस सर्किल की तो इक्वेशन निकल के आ गई, सेंटर मालूम, रेडियस भी 5 हो गया। कंसीडर कॉर्ड पी क्यू ऑफ C1 विद इक्वेशन y बराबर x, ठीक बात है, एंड अनदर सर्किल। अब वाह, ये देखो 0,5 है, तो ये वाला पॉइंट भी देखो 5,5 हो जाएगा, अरे हो जाएगा, और y बराबर x लाइन इन्हीं दोनों पॉइंट से पास होने वाली है, तो ये 5,5 से ही पास होने वाली है। ये मेरे पास एक क्या हो गया, कंसीडर कॉर्ड पी क्यू, इसको p मान लेते हैं, इसको q मान लेते हैं, यही तो कॉर्ड हो गई पी क्यू। अनदर सर्किल सी क्यू विद which has PQ as diameter, PQ को डायमीटर मान के सर्किल बनाया गया। सर्किल की कोई तो हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ये 0,0 है और वो 5,5 है, तो मेरे पास कितना जाएगा x इंटू एक्स माइनस 5,
y इंटू वाई माइनस 5 दिस इज इक्वल टू 0। पता नहीं लिखने की जरूरत भी पड़े कि ना पड़े, मुझे नहीं मालूम, मैंने लिख दी। फिर देखो, a chord is drawn to C2 passing through 2,3। 2,3 मेरे पास कहां पर होने वाला है, 2 यहां कहीं और 3 कहां पर होगा, 2,3। ठीक है ना। इस सर्किल का सेंटर मेरे पास कितना है, 5/2 5/2, तो ये यहां कहीं हो जाएगा, ये एक पॉइंट हो गया। फिर से देखो, ये मेरे पास एक सर्किल हो गया, सर्किल में मैं ड्रॉ कर देगा, ऐसा सर्किल हो गया, और ये मेरे पास पॉइंट हो गया 2,3। Thus, the distance of the chord from the center of C2 is maximum। इस कॉर्ड का डिस्टेंस मैक्सिमम है। अच्छा, मिनिमम हो जाए तो क्या होगा, वो इसी से पास हो जाएगी, सेंटर से पास हो जाएगी। भाई मेरे पास जो भी कॉर्ड बनने वाली है उसका डिस्टेंस किससे पूछा जा रहा है, सेंटर ऑफ C2 से। ये C2 का सेंटर है, इस पॉइंट से बहुत सारी लाइनें बनेगी, तो फार्देस्ट लाइन कौन सी होगी, जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। अब तो सवाल ही खत्म हो गया है। मतलब मुझे करना क्या है, इसके पैरेलल एक लाइन लिखनी है जो कि इस पॉइंट से पास हो जाए। ये पॉइंट कितना है, 2,3। देखो, स्लोप इसका कितना है, 1। पॉइंट कितना है, 2,3। कॉर्ड का इक्वेशन कितनी होने वाली है, y माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 1 टाइम्स x माइनस 2। सिंप्लीफाई कर लिया तो x माइनस वाई प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0। और उस लाइन की इक्वेशन भी दे रखी है, x प्लस ए वाई प्लस बी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू कितनी आ गई, -1। बी की वैल्यू कितनी आ गई, 1। पूछा क्या गया है, a माइनस बी के मॉड की वैल्यू, वो कितनी आ जाएगी, 2। कुछ नहीं, मतलब फालतू की कहानियां समझा रखी है सवाल में, करते चले जाओ, जैसा कह रहा है वैसा करते चले जाओ तो आंसर निकल। अरे क्या खत्म हो गया, हेलो हेलो, यस सर। ठीक है ना। मैंने यहाँ तक तो सॉल्व कर दिया, बाकी 3-4 सवाल है, अपने आप पढ़ के देखना, ना हो तो फिर मैं अगले टर्न पे बता दूँ। लेकिन अगले टर्न पे तुम लोगों का टेस्ट होने वाला है एपीजीपी का। अपना कोई नकल ना करने की सोचना, जितने हो पाए करना, फिर मैं डिस्कस कर दूंगा, तो कम से कम डिवाइस दे दे। चलिए बाय बाय, गुड नाइट।